Good morning, class. Welcome to the next lecture of financial markets. Okay. अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली व्हाट इज़ अ ब्रांच। जब हम बैंक ब्रांच की बात करते हैं ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ बैंकिंग कंपनी मींस एनी ब्रांच ऑफिस एट विच डिपॉजिट्स आर रिसीव। ठीक है, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पे डिपॉजिट्स को रिसीव किया जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट्स को ओपन किया जाता है, चेक्स को कैश किया जाता है या क्रेडिट दिया जाता है किसी तरह का, यानी कि लोन इन द फॉर्म ऑफ मनीज दिया जाता है। So creditor क्या होता है? Basically, according to this ordinance, creditor includes any person from whom deposits have been received on the basis of participation in profit and loss. ठीक है। इसके अलावा what is the general concept of creditor? ठीक है। From the definition of creditor in the Bank Ordinance 1962, it can be transferred that a banker can be creditor and debtor depending on the nature of transaction. तो जो बैंकर है वो क्रेडिटर भी हो सकता है, डेब्टर भी हो सकता है। ठीक है। By the word banker, it basically means the banking company. ठीक है। So the word banker over here means a banking company. So banking company can be a debtor, it can be a creditor as well. Debtor कैसे होगा? जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें कैश रखवाते हैं, so at that time the banker becomes a debtor. ठीक है, यानी कि आपका पैसा बैंक के पास है and the bank has your debt, यानी कि the bank owes you that money. ठीक है, यानी कि वो पैसा बैंक के पास है, बैंक की जिम्मेदारी कि वो पैसा आपको जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े वो पैसा आपको फराहम करें। ठीक है, यानी कि जब भी आपको बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़े तो वो पैसे बैंक अकाउंट में मौजूद हों। ठीक है, तो एक तरह से बैंक आपका कर्जदार बन जाता है, यानी कि बैंक के पास आपका पैसा है। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब बैंक आपको कर्जा देता है, ठीक है, तो रोल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन अ बैंकर लेंड्स मनी टू यू, यानी कि आपको कर्जा दे रहा है, जब बैंक आपको कर्जा दे रहा है, यू बिकम द डेटर। ठीक है, आप डेटर बन जाते हैं, बैंक क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, so that is an important point. ठीक है, फिर इसी ऑर्डिनेंस में बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन अ बैंक परफॉर्म्स। ठीक है, अ बैंक परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर द कस्टमर after the account in the bank is opened and the relationship of a banker and customer is established. The bank not only undertakes to collect the checks which are deposited in the account but also makes payment on behalf of the customer. यानी कि ये बैंक के फंक्शन है कि बैंक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करके एक बैंक अकाउंट ओपन करना। ठीक है, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करने तक बैंक का फंक्शन नहीं है। ठीक है, सो एक बार आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं देन देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर। ठीक है, तो बैंकर और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है वंस यू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, देन द बैंक नॉट ओनली अंडरटेक्स टू कलेक्ट द चेक्स व्हिच आर डिपॉजिटेड इन द अकाउंट बट आल्सो मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ठीक है, यानी कि एक बार आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक फिर बैंक उस बैंक अकाउंट में चेक्स भी डिपॉजिट करेगा। अगर आपने किसी और को पेमेंट करनी है बाय चेक तो वो चेक भी क्लियर करेगा। ठीक है, एंड या सो ऑन। ठीक है, so the checks which are realized by the bank are deposited in this account of the customer, and on many occasions the bank performs certain other functions on behalf of the customer such as keeping valuables etc deposited by the customer with the bank. ठीक है, सो आपने अगर कोई चेक डिपॉजिट करना है तो बैंक आपके अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी ना कि बैंक्स जो हैं दे प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यूबल चीज़ें लाइक ज्वेलरी हो गई या गोल्ड हो गया तो आप बैंक से लॉकर रेंट कर सकते हैं और उस लॉकर में आप वो वैल्यूबल्स रखवा सकते हैं। ठीक है, so bank also provides that kind of facility. So that is also a function of the bank according to company's ordinance. ठीक है, सो अगेन यहाँ बात की गई है डेब्टर एंड क्रेडिटर की। ठीक है, so thing is in some cases the customer is debtor and banker is creditor, in some cases it is the reverse. ठीक है, so in such cases it is not the money of the customer in the hand of the banker but it is money of the bank in the hands of the customer. But in all such cases, when a customer's account is overdrawn, the customer does not cease to be a customer. ठीक है, तो एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो ये बिकम अ डेब्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और मैंने एग्जांपल दी हुई है
फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से आपका अगर बैंक अकाउंट है, ठीक है, लेट से आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, तो आपको 11,000 चाहिए, ठीक है। तो बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन सम बैंक अकाउंट्स कि आप 10,000 तो निकलवा सकते हैं अपने बैंक से, लेकिन उसके अलावा वो जो 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आप वो 1,000 रुपया भी निकलवा सकें, ठीक है। इसको कहते हैं ओवर ड्राइंग द अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप अपने बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकलवाते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो उसको कहते हैं ओवर ड्रॉ करना, ठीक है। यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट को ओवर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि जितने उसमें पैसे हैं उससे ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक्स जो है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को कहते हैं, दे प्रोवाइड दैट, ठीक है। सो इन दैट केस जब आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकलवा रहे हैं, तो यू बिकम so that is also an example of a situation when the money of the bank is in the hands of the customer, but still even in that situation the customer of the bank does not cease to be a customer, ठीक है। इनकी बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप ज़रूरत अपने बैलेंस से ज़्यादा पैसे निकलवा सकते हैं, एंड इन दैट केस यू आर अगेन द डेटर, ठीक है, कस्टमर डेटर बन जाता है, बट द कस्टमर इज स्टिल द कस्टमर ऑफ द बैंक एंड ही डज नॉट सीज टू बी कस्टमर, सिर्फ इसलिए कि उसने पैसे ओवरड्रॉ कर लिए। फिर this ordinance also defines what is meant by a company. Company means any company which may be wound up under the company's ordinance, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस इज बेस्ड ऑन द कंपनीज ऑर्डिनेंस काफ़ी हद तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कंपनी, कंपनी क्या चीज़ होती है, इट इज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, and it includes a branch of a foreign banking company doing business in Pakistan under a license issued by the state bank in this behalf, ठीक है। तो जो कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है वो लोकल कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, एज डिफाइंड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उसके अलावा इट कैन बी फॉरेन कंपनी एज वेल, ठीक है, यानी कि वो किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच हो सकती है इन पाकिस्तान, ठीक है, डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। एंड ज़ाहिर है किसी भी फॉरेन बैंक ने अगर पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो इट हैज़ टू गेट अ लाइसेंस बाय द स्टेट बैंक, ठीक है। So as long as it has been issued a license by the State Bank of Pakistan, so it is a banking company according to the banking ordinance, ठीक है। ठीक है, फिर इसी में बताया गया डेप्टर कौन है। डेप्टर इंक्लूड्स अ पर्सन टू whom or a banking company or financial institution to which finance as defined in the Banking Tribunals Ordinance 94/84 has been provided. So Banking Tribunals Ordinance 1984 में इसकी काफ़ी डिटेल दी हुई है कि ठीक है who is a debtor. So ये सारी चीज़ें जो ना दे आर पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ पाकिस्तान। इसको आप कह सकते हैं दिस इज पार्ट ऑफ दीज ऑल दीज जो ऑर्डिनेंसेस हैं, जिस तरह ये बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स ऑर्डिनेंस हो गया, आपका बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ बैंकिंग लॉ, ठीक है। बैंकिंग लॉ इज पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बैंकिंग लॉ इज मेनली कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान, ठीक है। लॉ के अंदर डिफरेंट ऑर्डिनेंस है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस है, उसके अलावा भी ऑर्डिनेंस है, ठीक है, और उसके अलावा एक्ट्स भी हैं, ठीक है। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ। तो आपको डिफरेंट चीज़ों की डेफिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स में मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेप्टर क्या चीज़ होती है, वो आपको बैंकिंग एंड ट्रिब्यूनल्स ऑर्डिनेंस में उसकी काफ़ी डिटेल में मिलेगी। इसके अलावा कंपनी क्या चीज़ है, दैट हैज बीन डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस में भी डिफाइन किया गया होगा, ठीक है। सो यू हैव टू टेक रेफरेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, ठीक है, इन लॉ। तो आपको डिफरेंट ऑर्डिनेंस डिफरेंट एक्ट्स को पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द लीगल मीनिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस में कुछ और चीज़ों को भी डिफाइन किया गया। फॉर एग्जांपल डिमांड लायबिलिटीज़ को डिफाइन किया गया। व्हाट इज़ अ डिमांड लायबिलिटी, मींस लायबिलिटी व्हिच मस्ट बी मेट ऑन डिमांड, एंड टाइम लायबिलिटीज़ मींस लायबिलिटीज़ व्हिच आर नॉट डिमांड लायबिलिटीज़, ठीक है। इसकी एग्जांपल वही है कि ये जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, ठीक है, सो दे आर एन एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। एंड बट अगेन यहाँ पे डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ में डिफरेंस है।
आपका जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिमांड लायबिलिटी। ठीक है, टाइम लायबिलिटी थोड़ी सी फर्क है। ठीक है, तो अब बल्कि प्रॉमिसरी नोट में भी टाइम का कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक डिमांड लायबिलिटी ओवर हियर इज बेटर एग्जांपल। आई मीन डिमांड लायबिलिटी की बेहतर एग्जांपल इज बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अब आप पता होगा बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। अगर नहीं पता तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, बैंक को अगर इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये इसके बाद फैमिली मेम्बर्स को डिफाइन किया गया। फैमिली मेम्बर्स इन रिलेशन टू पर्सन मींस स्पाउस, डिपेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स एंड डिपेंडेंट। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, क्वाइट सिंपल है, जिस तरह आपको पता है वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, इट इन रिलेशन टू पर्सन मींस स्पाउस, डिपेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स एंड डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, द मेन पॉइंट ओवर हियर इज फैमिली मेम्बर्स वो लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वो इंडिपेंडेंट अपना कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, तो दे आर नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, फॉरेन बैंकिंग कंपनी क्या है, मीन्स अ बैंकिंग कंपनी नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। ठीक है, फॉरेन बैंकिंग कंपनी वो होती है जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, यानी कि पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई, उसकी इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान से बाहर है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान में नहीं शुरू हुई थी। इट इज़ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड पाकिस्तान विच हैज़ अ ब्रांच और branches doing banking business in Pakistan under a license। ठीक है, so foreign banking company भी बैंकिंग का बिजनेस ही करेगा, बट इट इज़ बेसिकली फॉरेन कंपनी जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हुई, बाहर शुरू हुई थी और बाहर रजिस्टर हुई है, उसकी भी ब्रांच या मोर देन वन ब्रांच पाकिस्तान में बैंकिंग का बिजनेस करी हुई। और बैंकिंग का बिजनेस करने के लिए यू हैव टू गेट अ लाइसेंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर द वर्ड गोल्ड को डिफाइन किया गया। हम गोल्ड की वैसे तो बात करते हैं, लेकिन अगर हम बैंकिंग लॉ के हवाले से देखें तो व्हाट इज मेंट बाय गोल्ड। Gold includes gold in the form of coin, whether legal tender or not, or in the form of bullion or ingot, whether refined or not. ठीक है, bullion is again a type of gold। ठीक है, so gold normally includes gold in the form of coin। उस गोल्ड की बात की जा रही है जो इन द फॉर्म ऑफ कॉइन है। ठीक है, आजकल जो गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन होता है, इट्स उससे आप चीज़ें खरीद या बेच ऐसे नहीं सकते। ठीक है, खरीद तो वो एक तरह का जो है ना, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एज अ मोड। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, सो गोल्ड इंक्लूड्स गोल्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉइन। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता वेदर इट्स अ लीगल टेंडर और नॉट, मीनिंग दैट कि अगर आप उस गोल्ड से चीज़ें खरीद सकते हैं या नहीं, दैट डजंट रियली मैटर। फिर लोन्स, एडवांसेस एंड क्रेडिट को एक्सप्लेन किया गया। तो ये वही बेसिकली चीज़ है जो आप समझते हैं लोन्स क्या होते हैं, एडवांसेस और क्रेडिट। ठीक है, बट थोड़ा फ़र्क है, जस्ट रीड इट। लोन्स, एडवांसेस एंड क्रेडिट इंक्लूड्स फाइनेंस एज डिफाइंड इन द बैंकिंग। ठीक है, सो लोन्स, एडवांसेस एंड क्रेडिट जो है ब्रॉडली फाइनेंस के अंडर आते हैं। फाइनेंस बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, finance includes an accommodation facility under a system which is not based on interest but provided on the basis of participation in profit and loss, markup or markdown in price, higher purchase। ठीक है, main चीज़ over here is according to banking companies ordinance, finance includes accommodation facility, यानी finance एक ऐसी facility है which is not based on interest। ठीक है, यानी कि वो interest के ऊपर based नहीं है, so that is an important point over here। ठीक है, लेकिन वो based होगी on the basis of participation in profit and loss। ठीक है, जो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फाइनेंस एक्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक से अगर या आप किसी बैंक में अपने पैसे रखवाते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यू डिपॉजिट सम मनीज इन अ बैंक। ठीक है, तो बैंक विल शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस विद एज अ रिजल्ट। ठीक है, यानी कि आप बैंक को अपना फाइनेंस दे रहे हैं और बदले में आप बैंक से कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे, बैंक विल इन रिटर्न शेयर प्रॉफिट, इट्स प्रॉफिट एंड लॉस विद। ठीक है, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, बल्कि इट विल शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस विद। ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, उसके अलावा मार्कअप और मार्क डाउन इन प्राइस हो सकता है, विच डज इज नॉट एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैंक अकाउंट। मॉर्गेजेस में एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, अगर बैंक आपको कोई घर खरीद के देता है, फिर आपसे कहता है कि मुझे घर की कीमत से ज़्यादा पैसे वापस करने हैं। ठीक है, दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ मार्कअप। या वो कहते हैं घर की कीमत से कम पैसे।
या हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। लीज एंड हायर परचेज में थोड़ा फ़र्क है, बट मिलती जुलती चीज़ें, ठीक है। तो रेंट शेयरिंग होगी लाइसेंस चार्ज और फी ऑफ एनी गेन परचेज एंड सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कमोडिटीज, पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क्स and copyrights, bills of exchange, promissory notes, or other instruments with or without buy-back arrangements by a seller, partnership, term certificate, Sharpa certificate. Because finance will basically include any facility which is not based on the principal of interest, but it can be based on the principle of profit and loss sharing, या markup or markdown in price, या hire purchase or lease agreement, या rent sharing, या licensing, या it can be based on the purchase and sale of any property, यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फाइनेंस एक्सचेंज करते हैं तो दैट इज फाइनेंस अकॉर्डिंग टू दिस बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इसमें आ जाएंगे, प्रॉमिसरी नोट्स भी आ जाएंगे, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मेन थिंग है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दे शुड नॉट हैव अ बाय बैक अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि पहले से इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि यू विल बाय बैक दैट इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा मुशारफा या मुदारबा सर्टिफिकेट भी इसमें शामिल है। इसके अलावा टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो लॉट ऑफ डिटेल ओवर इट। बेसिक आइडिया जो आपको समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंस इंक्लूड्स अ फैसिलिटी which is not based on interest, but it can be based on the principle of profit and loss sharing, hire purchase, lease, or markup or markdown in price, और purchase and sale of property, और इसमें bills of exchange और promissory notes भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा मुशारका है, मुदारबा सर्टिफिकेट्स are also। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? आपने नाम सुना होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, आपको आई थिंक आइडिया है कि व्हाट इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन लीगल टर्म्स में अकॉर्डिंग टू द लॉ या बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे बात की गई है मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, दूसरी कंपनी इसका हवाला नहीं है, तो हम खास तौर पर बैंकिंग कंपनी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, बैंकिंग कंपनी के हवाले से मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट विद द बैंकिंग कंपनी और ऑफ a resolution passed by the banking company in general meeting or by its board of directors or by virtue of its memorandum or articles of association is entrusted with the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company and includes our director occupying position of a managing. So managing director banking company के हवाले से is basically our director of a company who is entrusted with the management of the whole or substantially whole of the affairs of the, ठीक है, यानी कि ऐसा बंदा जो कि डायरेक्टर है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो बैंकिंग कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करे, ठीक है, अगर सारे की नहीं तो काफ़ी सारे अफेयर्स को मैनेज करे, ठीक है, ठीक है। सो आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है सर, कोई भी ऐसा बंदा हु इज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह इंटरेस्ट की गई है बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि उस मैनेजिंग डायरेक्टर ने बैंकिंग कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया होगा या बाय रेजोल्यूशन पास बाय बैंकिंग कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग आई होप आपको पता है क्या होती है, अगर नहीं पता तो इट्स अ मीटिंग और डायरेक्टर्स, ठीक है, इट्स अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग का नाम सुना हो, ठीक है, इट्स बेसिकली या द सेम थिंग, बट यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, तो वी स्टिल कैन नॉट अज्यूम कि बिल्कुल एग्जैक्टली एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है, बट उसी तरह की चीज़। So private company has the same meaning as in the Companies Ordinance 1984. Again, private company क्या चीज़ है? As defined in the Companies Ordinance 1984. ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा Companies Ordinance 1984 में इसकी क्या definition है. Registrar has the same meaning as in the Companies Ordinance. ठीक है, Schedule Bank has the same meaning as State Bank of Act, State Bank of Pakistan Act 1956. Okay, so इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं and thank you so much.